एक्सटॉर्शन, उद्दापन, बीएनएस में अपने आप में ये अलग तरीके का अपराध है जो ना ही चोरी है, ना ही लूट है और ना ही स्नैचिंग है। तो इस अपराध को किस रूप में हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जाना है किसी व्यक्ति का, उसकी बाध्यता का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे उससे बाध्य किया जा रहा है धन देने के लिए। तो किस रूप में, कैसे, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, इससे जुड़े हुए केस लॉज क्या हैं और विभिन्न रूपों से इसका जो चोरी से अंतर है ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, यानी उद्दापन और चोरी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट। तो आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटॉर्शन, उद्दापन। इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, इसके परिचय की बात की जाए तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अंडर क्रिमिनल लॉ एम टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनलॉफुल डिप्राइवेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यानी जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं उनका एम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है कि किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित न किया जाए और उसके संपत्ति पे उसका कब्जा बरकरार रहे, उसको उसकी संपत्ति उसके लिए सुरक्षित रहे, इसी बात को इंश्योर करना है। तो विभिन्न रूपों से जिस किसी भी तरीके से आप किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करेंगे तो सभी रूपों को अपराध माना गया है और अलग अलग रूपों को अलग अलग अपराध के रूप में वर्णित किया गया है। यानी मेंसरिया तो सब में है संपत्ति लेना, यानी लाभ प्राप्त करना या व्यक्ति को जिसकी संपत्ति है उसको संपत्ति से वंचित करना, लेकिन कार्य करने का तरीका अलग है, एक्टस रियस अलग अलग है, इसीलिए हमने उसको अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग पनिशमेंट है। तो उसी तरह से एक उस संपत्ति के विरुद्ध अपराध का एक रूप उद्दापन है या एक्सटॉर्शन है। अब यहाँ एक्सटॉर्शन के लिए, एक्सटॉर्शन इज वन ऑफ सच ऑफेंसेस डिफाइंड अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023। बेसिकली इट इज़ ए ब्लैकमेलिंग, ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि कोई व्यक्ति आपकी किसी बाध्यता या कमजोरी का लाभ उठाना चाहता है, और लाभ कैसे उठाना चाह रहा है कि आपको संपत्ति से वंचित करना चाह रहा है। तो वो बाध्यता क्या हो सकती है कि आपका कोई नेक्ड फोटो है उसके पास, आपका कोई व्यक्ति, आपके किसी व्यक्ति को वो नुकसान पहुंचा सकता है, आपको शारीरिक या मानसिक या किसी प्रकार की आपकी ख्याति को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसी का दुरुपयोग करके वो आपसे संपत्ति मांग रहा है, इसी बात को हम एक्सटॉर्शन के नाम से जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेल है, अपने आप में आपको ब्लैकमेल किया जाना। तो अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा फॉर्मल वे में देखने की कोशिश करें तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सटॉर्शन, डेफिनेशन सेक्शन 308 बीएनएस, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में एक्सटॉर्शन को परिभाषित किया गया है। तो क्या परिभाषा यहाँ पे दी जा रही है एक्सटॉर्शन के लिए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 308 बीएनएस, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver and any property or valuable security commits extortion। यानी किसी व्यक्ति को साशय क्षति के भय में डाला जाता है और इसके बाद उस व्यक्ति से संपत्ति मांगा जाता है या उसे उत्प्रेरित किया जाता है कि वो अपनी संपत्ति दे दे। इसी बात को हम एक्सटॉर्शन के नाम से जानते हैं। अब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें अगर, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है इसका इंटेंशनली पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी। तो सबसे पहली बात है कि साशय ऐसा किया जाए, यदि दुर्घटना बस ऐसा कुछ हो जाए कि आप भय में, यानी पीड़ित जो है जिसकी संपत्ति ली जा रही है वो दुर्घटनावश भय में पड़ जाए, तो ये यहाँ पे उद्दापन का अपराध नहीं होगा। यानी कि कहीं कोई पत्थर गिर जाए, कोई बम छूट जाए या किसी तरह की कोई दुर्घटना हो रही है और उसकी वजह से पीड़ित भयभीत होकर के कोई अपना सामान छोड़ दे, तो ये उद्दापन का अपराध नहीं होगा, बल्कि अपराधी जानबूझ करके बेईमानी के आशय से ऐसा करता है तब माना जाएगा कि ये एक्सटॉर्शन है। दूसरा, किसी व्यक्ति को इंजरी के भय में वो डालता है, यानी क्षति के भय में डालता है। और क्षति को यदि हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो क्षति का मतलब है ये शारीरिक क्षति भी हो सकती है, ये मानसिक क्षति हो सकती है, और इसके बाद ये आपके ख्याति की क्षति हो सकती है या संपत्ति की क्षति हो सकती है। तो किसी प्रकार की क्षति का, यहाँ क्षति का मतलब जो है ये किसी प्रकार की हानि से इसका मतलब यहाँ पे है। और यहाँ कोई ऐसा मैटर नहीं है कि केवल संपत्ति, केवल शरीर या किसी तरह की बात, या इसमें चारों शामिल हैं। इन चारों में से किसी प्रकार की क्षति की धमकी दी जा रही है या भय में डाला जा रहा है तो यहाँ पे उद्दापन का अपराध क्रिएट हो जाएगा। द फियर मस्ट बी इंटेंशनल एंड नॉट एक्सीडेंटल, वही बात जो मैंने पहले कहा।
अब इसके बाद इससे रिलेटेड अगर केस लॉ की बात की जाए तो ये फेमस केस, लीडिंग केस लॉ है RS नायक वर्सेस AR अंतुले, 1984 का केस है। इसमें मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने चीनी समितियों से पैसा मांगने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि कोर्ट हेल्ड दैट एक्सटॉर्शन इज कंप्लीट व्हेन फियर ऑफ इंजरी इज इंटेंशनली क्रिएटेड एंड प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द फियर। यानी कि सासे भय कारित किया जाए और उस भय के प्रभाव में संपत्ति दे दी जाए, तब उद्यापन का अपराध सृजित होता है। और यहाँ एक जो बेसिक बात डिसाइड की गई थी कि यदि किसी व्यक्ति का ये कर्तव्य है उस कार्य को करने का और वही कार्य करने के बदले में वो पैसा मांगता है, तो ये उद्यापन का अपराध नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कार्य करना खुद उसका कर्तव्य है। तो यहाँ वो भय कारित नहीं कर पा रहा है और उस भय की वजह से संपत्ति दी जाए या न दी जाए तो ये उद्यापन का अपराध नहीं कारित होगा। दूसरा, यहाँ इस मामले में संपत्ति के परिधान के बारे में भी कहा गया कि संपत्ति का परिधान हो जाएगा तभी उद्यापन का अपराध कंप्लीट होगा। और बेसिक बात यहाँ यही कही गई कि लोक सेवक अपने किसी कार्य को करने की बात कर रहा है तो वो उद्यापन में नहीं आएगा। फियर ऑफ इंजरी टू पर्सन, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन, वही बात जो हम लोगों ने ऊपर बात की कि चारों में से किसी तरह की, यानी संपत्ति को, व्यक्ति को, उसकी ख्याति को या मानसिक भय कारित किया जाता है तो भी यहाँ पे मानसिक क्षति कारित करने का भय कारित किया जाता है तो भी ये इसमें फॉल करेगा। द इंजरी में बी फिजिकल, मेंटल, पिक्यूनरी और रेपुटेशनल। इस पे केस लॉ क्या है? पुरुषोत्तम जेठानंद वर्सेज स्टेट ऑफ कच्छ, ये पुराना केस है इसलिए कच्छ का नाम लिखा गया है, अदरवाइज ये आज का गुजरात है। इवन एज्यूमिंग दैट द पासपोर्ट्स वेयर जेन्युइन, wrongfully withhold the same was equally a fear of injury and hence the offence was covered under section 3081 BNS। यानी इस मैटर में मामला ये था कि कुछ लोग अफ्रीका से वापस आए थे, पुलिस वाले आते हैं और पासपोर्ट की जांच के नाम पर उनका पासपोर्ट ले लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि उनका पासपोर्ट फर्जी था तो भी, जेन्युइन था तो भी फियर काज हुआ इसकी वजह से, और इसके वजह से पुलिस वाले उद्यापन के लिए लायबल थे क्योंकि उन व्यक्तियों ने डर के मारे उनको पैसे दिए थे। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इंजरी अंडर एक्सटॉर्शन इज नॉट लिमिटेड टू बॉडली हार्म, इट इंक्लूड्स हार्म टू माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी एज वेल। यानी किसी में से किसी को भी आपने क्षति का भय कारित कर दिया तो ये उद्यापन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, यानी आपके मन में बेईमानी हो, सद्भावपूर्वक आप कार्य कर रहे हैं, उस सद्भावपूर्वक कार्य करने में भय उत्पन्न होता है या कोई परिधान होता है तो ये उद्यापन का पार्ट नहीं होगा। द अक्यूज्ड मस्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूस द विक्टिम टू डिलीवर प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति देने के लिए वो बेईमानी से उत्प्रेरित कर रहा हो। ओम प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1960 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड that mere threat is not sufficient unless it result in dishonest inducement leading to delivery of property। यानी कि उद्यापन का अपराध तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि भय में संपत्ति का परिधान न कर दिया जाए, और ऐसा जो भय है ये बेईमानी पूर्वक होना चाहिए। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, द प्रॉपर्टी मस्ट बी डिलीवर्ड ड्यू टू फियर, यानी भय के कारण संपत्ति वास्तव में दे दी जाए, उद्यापन के पूरा होने के लिए आवश्यक है। सुधीर शांतिलाल मेहता वर्सेस CBI 2009 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एक्सटॉर्शन, यानी कि उद्यापन का अपराध होने के लिए संपत्ति का प्रदान किया जाना आवश्यक है। अब अगर बात की जाए पनिशमेंट की, तो सिंपल अगर पनिशमेंट की बात की जाए तो 7 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों दिया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे उद्यापन में गंभीरता आती जाएगी, गंभीरता कैसे आएगी कि आप उपहत कार्य करते हैं उद्यापन के लिए या इस तरह का बल प्रयोग करते हैं, या ये फियर जो है ग्रीवियस नेचर का होगा तो ये पनिशमेंट बढ़ जाता है और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक चला जाता है। तो ये डिपेंड करेगा उसकी गंभीरता पे, लेकिन सिंपल एक्सटॉर्शन के लिए 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों दिया जा सकता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट, तो थेफ्ट का वीडियो आप पहले देख लेंगे, इसके बाद एक्सटॉर्शन को देखेंगे, फिर हम लोग दोनों में अभी डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे कि चोरी में और उद्यापन में अंतर क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, तो किन किन ग्राउंड्स पे अंतर है उन ग्राउंड्स को देखते हुए अंतर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो प्रोविजन के बेस पे अंतर करने की कोशिश की जाए तो चोरी को 303 में परिभाषित किया गया है और एक्सटॉर्शन को 308 में परिभाषित किया गया, और बेसिकली यहाँ 308 एक होगा परिभाषा के लिए, बाकी जो उसकी उपधाराएं हैं वो दंड की बात कर रहे हैं, और चोरी की भी बात की जाए तो यहाँ एक
होगा। कंसेंट, नो कंसेंट एट ऑल, यानी चोरी में किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की सम्मति नहीं होती है। और यहाँ पे एक्सटॉर्शन में बात की जाए तो कंसेंट प्राप्त कर ली जाती है भय कारित करके, यानी वो व्यक्ति अपनी इच्छा से ही संपत्ति का प्रदान कर देता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भय द्वारा सम्मति कारित करा दी जाती है। फियर और थ्रेट, तो चोरी में किसी प्रकार की भय का कोई अपेक्षा नहीं है, यहाँ पे भय नहीं होता है। और ये उद्दापन के अपराध के लिए एसेंशियल एलिमेंट है भय कारित किया जाना, क्योंकि भय कारित नहीं होगा तो तब तक उद्दापन का अपराध नहीं होगा, या तो वो चोरी होगा या स्नैचिंग हो सकता है। एक्टस रियस, यानी इसमें दोषपूर्ण कार्य क्या होता है, तो टेकन बाई ऑफेंडर, यानी अभियुक्त द्वारा यहाँ पे संपत्ति ली जाती है, प्राप्त की जाती है, हटाई जाती है। और उद्दापन के मामले में विक्टिम खुद संपत्ति का परिधान करता है, ये डिफरेंस हो जाता है दोनों में, एक्टस रियस का डिफरेंस होता है। प्रेजेंस ऑफ विक्टिम, तो चोरी के मामले में विक्टिम उपस्थित नहीं होता है, पीड़ित के जानकारी के बिना संपत्ति ली जाती है। और यदि वो है भी तो उसे भय या किसी दूसरे तरह का कोई मतलब बल प्रयोग वगैरह नहीं होता है। और प्रायः यही चोरी में है कि बिना उसकी जानकारी के संपत्ति ली जाती है। और अगर उद्दापन की बात की जाए तो विक्टिम मस्ट बी प्रेजेंट, क्योंकि जिसे आप भय कारित कर रहे हैं, आप भय के द्वारा ही संपत्ति का परिधान करा रहे हैं उसी व्यक्ति से, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति उपस्थित है, उसकी जानकारी में अपराध हो रहा है। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, चोरी में सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इस अपराध के मामले में सब्जेक्ट मैटर के पहले मूवेबल वर्ड लगा हुआ है, प्रॉपर्टी के पहले मूवेबल वर्ड लगा हुआ है। और एक्सटॉर्शन में बात की जाए तो प्रॉपर्टी के आगे मूवेबल वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी शामिल हो सकती है। इवन वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी शामिल है, यानी कोई व्यक्ति कुछ देने के लिए प्रॉमिस कर रहा है तो वो भी उद्दापन का पार्ट है। केस लॉ की बात की जाए तो प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें कि एक व्यक्ति फाइल चुरा करके लाता है अपने ऑफिस से, एक व्यक्ति ऑफिस से फाइल ला करके फिर ऑफिस में फाइल रख देता है पेज बदल करके, तो यहाँ इसको थेफ्ट माना गया। आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले, यानी कि चीनी समितियों को पैसा देने के लिए कहा गया उनकी फाइल पे सैंक्शन लेने के लिए, तो यहाँ कहा गया कि सैंक्शन करना फाइल का ये लोक सेवकों का कार्य है, तो इसलिए ये उद्दापन के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब प्राइवेट डिफेंस की बात की जाए तो प्राइवेट डिफेंस चोरी के मामले में अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज की चोरी के लिए ही, सभी चोरियों में प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। तो यही बात कही जा रही है कि अवेलेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी विशेष परिस्थितियों में चोरी के अपराध के लिए प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है। लेकिन उद्दापन के अपराध के लिए प्राइवेट डिफेंस बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि उद्दापन में देन एंड देयर प्रॉपर्टी नहीं ली जाती है, बल्कि कहा जाता है कि यदि तुमने मेरी ये बात नहीं मानी या मुझे ये संपत्ति नहीं दी तब मैं तुम्हें क्षति कारित करूँगा। तो इसलिए व्यक्ति के पास अथॉरिटीज़ के पास जाने का समय मिल जाता है। इसलिए अगर हम प्राइवेट डिफेंस की सेक्शन 37 की बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है कि यदि आपको अथॉरिटीज़ से, पब्लिक अथॉरिटीज़ से रिकोर्स लेने का टाइम है तब आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेंगे। तो एक्सटॉर्शन के मामले में प्राइवेट डिफेंस इसीलिए अवेलेबल नहीं होता है। अब इलस्ट्रेशंस की बात करें, अगर हम कुछ उदाहरण से समझने की बात करें तो इलस्ट्रेशन सपोर्टेड बाय केस लॉज। एग्जाम्पल ऑफ थेफ्ट, ए रिमूव्स बीस फाइल फ्रॉम एन ऑफिस ऑफ ड्रॉवर विदाउट परमिशन, यानी जो पहले ही हम लोगों ने उदाहरण लिया वही उदाहरण यहाँ भी दिया जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटॉर्शन, ए थ्रेटन्स टू डिफेम बी अनलेस बी पे मनी, यानी ए बी को धमकी देता है कि वो पैसा दे दे, अदरवाइज वो उसे उसकी मानहानि करेगा। और इसमें केस लॉ है चंदर कला वर्सेस राम किशन, AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट का केस है। थ्रेटनिंग एन अटैक ऑन हर मोडेस्टी टू ऑब्टेन ए साइन वाज हेल्ड टू बी एक्सटॉर्शन, यानी एक विद्यालय का प्रधानाध्यापक है जो अपने महिला शिक्षिका को ऑफिस में अकेले बुलाता है और उससे कहता है कि इस पेपर पे साइन करो वरना मैं तुम्हारा सील भंग करूंगा, और उस महिला ने साइन किया तो यहाँ माना गया कि एक्सटॉर्शन था, क्योंकि उस कागज़ को, उस साइन किए हुए पेपर को वैल्यूएबल थिंग में कन्वर्ट किया जा सकता था। तो इस वजह से वैल्यूएबल थिंग अपने आप में एक्सटॉर्शन का सब्जेक्ट मैटर है, और ऐसा पेपर जिसे वैल्यूएबल, अभी तत्काल तो वैल्यूएबल नहीं है, मूल्यवान नहीं है, लेकिन उसे मूल्यवान प्रतिभूति में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैसे ही आपने प्लेन पेपर पे साइन ले ली तो अब साइन के ऊपर आपने कुछ भी लिख दिया उसकी प्रॉमिस के रूप में, तो वो वैल्यूएबल थिंग हो गया, तो इसलिए वहाँ पे माना गया कि ये भी एक्सटॉर्शन का पार्ट है। अब हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो इन कंक्लूजन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट आर
distinct offenses under criminal law. Theft involves taking property without consent, whereas extortion involves obtaining property through consent induced by fear of injury. यानी थेफ्ट में कंसेंट होती नहीं है और एक्सटॉर्शन में भय के द्वारा ले ली जाती है. जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैव कंसिस्टेंटली एम्फसाइज्ड दैट फियर एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एक्सटॉर्शन. यानी यही जो भय का तत्व है यही चोरी को और उद्दापन को अलग करता है. तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फिर इसी तरह का वीडियो मिलता रहे, और आप चैनल को शेयर कर लें, लाइक करें, और आपके कोई सजेशंस हों कि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं. धन्यवाद.